नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है और आप अपनी कंपनी में से जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल करते हो, कस्टमर को आप अपना टैक्स इनवॉइस कंपनी का बना के दे देते हो टैक्स लगा के, और उस प्रोडक्ट के बदले में कस्टमर ने आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। पेमेंट फोन पे के थ्रू भी हो सकता है, गूगल पे के थ्रू भी हो सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है। कहने का मतलब जो उस प्रोडक्ट के बदले में जो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये भी, अब आपका कस्टमर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कस्टमर आपका अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और डायरेक्ट आपने क्या किया, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कस्टमर का नाम है जो यानी कि जो लेजर है वो क्रिएट नहीं किया, आपने डायरेक्ट उसका पैसा डायरेक्ट आपने सेल वाउचर में जाके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आएगी, अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है यानी कि उसके पास में भी जीएसटी नंबर है, वो भी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, और आपने उनको जब सेल किया और कस्टमर ने आपको ने यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन ने आपको भी ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट कर दिया, और आपने अकाउंटिंग के अंदर सेम वही प्रोसेस फॉलो कर लिया जो आप अनरजिस्टर्ड कस्टमर के साथ फॉलो करते हो, तो यह आप अपने रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी का नुकसान कर सकते हो। अगर आपको रजिस्टर्ड व्यक्ति अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करके दे रहा है तो उसकी एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, वो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट देके जाता है तो उसकी एंट्री आपको टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी होती है, आज की इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। भी आपकी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति और रजिस्टर्ड व्यक्ति को जब सेल करोगे तो आपकी जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने किसी भी टाइप की कोई सेल ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं करी है। तो अब सबसे पहले हम करते हैं, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को एक सेल करते हैं और कस्टमर ने हमारे को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ठीक है। इनवॉइस नंबर हम 1 लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं कोई अनरजिस्टर्ड कस्टमर कुछ भी हो सकता है। अब हमें उसका लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी कंपनी के अंदर फ़ोन पे, गूगल पे के अलग अलग टाइप के क्यूआर कोड लगे होते हैं, सभी अलग अलग बैंक के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या आपके पास में एक ही हो सकता है और आपकी कंपनी के अंदर एक ही बैंक अकाउंट है तो डायरेक्ट आप एक सिंगल लेजर भी क्रिएट करके छोड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास में अलग अलग क्यूआर कोड है और वो अलग अलग बैंक के अकाउंट के साथ अटैच है तो आपको अलग अलग यहाँ पर उन सभी के लेजर है जो क्रिएट करने पड़ेंगे। कस्टमर का आपको लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आया और उसने हमारे से प्रोडक्ट परचेज किया, डायरेक्ट पेमेंट उन्होंने फ़ोन पे कर दिया। तो अब मान लीजिए हमारे पास में एक फ़ोन पे के नाम से मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया, यानी कि ये मेरे पास में फ़ोन पे का जो क्यूआर कोड लगा हुआ है वो एसबीआई बैंक के साथ में अटैच है। अब मेरे पास फ़ोन पे एसबीआई के अंदर भी हो सकता है, फ़ोन पे मेरा एचडीएफसी बैंक के साथ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हमें पर्टिकुलर इस तरीके से लेजर क्रिएट कर लेंगे। ग्रुप आप चाहो तो उसको बैंक अकाउंट भी रख सकते हो, सैलरी डेप्टर भी रख सकते हो, या करंट एसेट भी रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसको सैलरी डेप्टर में रख लिया, ठीक है। अब कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट की है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो पेमेंट मेरे पास में रिसीव हुआ है वो एसबीआई बैंक के अंदर चला गया, तो मैंने फ़ोन पे एसबीआई बैंक के नाम से लेजर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो यहाँ पर पार्टी की डिटेल्स आएगी, तो यहाँ हमें क्या करना है, उस पार्टी का यानी कि जो हमारे पास कस्टमर आया है उसका नाम हमें यहाँ पर लिख देना है। आपको लेजर नहीं बनाना, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू पार्टी क्रिएट करना है। न्यू पार्टी क्रिएट करेंगे, माने यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया सुमित कुमार सुथार, यानी कि सुमित कुमार सुथार के नाम से कस्टमर उन्होंने इसी नाम से बिल की डिमांड करी है, तो मैंने सुमित कुमार सुथार के नाम से न्यू पार्टी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली, ठीक है। डिटेल यहाँ पर सब कुछ अनरजिस्टर्ड आ ही जाएगा, और या जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे वो प्रोडक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। रेट कुछ भी हमने एक बार 10,000 रुपये का रेट मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और बाकी के प्रोसेस हमारी सेम उसी तरीके से सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स हम लगा के इंटर बटन प्रेस करके सेव करेंगे, ठीक है। और कस्टमर जैसी बात है, अभी अब हमारे से बिल भी मांगेगा इस प्रोडक्ट का, और हमने ये जो इनवॉइस बनाया है इसका एक बार प्रीव्यू देखते हैं। तो हमने जो प्रीव्यू देखा तो आप देखोगे प्रीव्यू के अंदर क्या हुआ भी, यहाँ पर कंसाइनी नेम के अंदर तो फ़ोन पे जो हमारा अकाउंट था बैंक अकाउंट का वो नाम आ रहा है, और यहाँ बायर्स नेम के अंदर क्या आ रहा है, सुमित कुमार सुतार के नाम से उस कस्टमर का नाम आ रहा है। अगर कस्टमर ये चाहता है भी यहाँ पर दोनों जगह मेरा नाम ही आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब वापस इसी सेल वाउचर को आप खोलोगे, डिटेल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको बायर्स के नेम के आगे यहाँ पर एक कंसाइनी डिटेल आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है फ़ोन पे एसबीआई बैंक। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वापस आपको न्यू
पार्टी रखेंगे और सेम आपको नाम यहाँ पर भी आपको लिख देना होगा, कस्टमर का नाम आपको पूछ के जिस नाम से बिल डिमांड कर रहे हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे और जब इस बिल को वापस अपने कंट्रीब्यू देखेंगे इसका, और मैं यहाँ से ऐड जेड करते हैं, तो यहाँ देखोगे अब आपका कंसाइनी नेम और बायर नेम दोनों के अंदर कस्टमर का नाम ही आया है। ठीक है, और इस वाउचर को अपने इस कस्टमर को प्रिंट इसका देंगे। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब अपने जब लेजर चेक करेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, तो यहाँ हम देखोगे सुमित कुमार के नाम से कोई लेजर क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, सेल आपकी क्रेडिट हो चुकी है। सेल को अगर अपने जाके देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ देखोगे सेल आपकी आ चुकी है। ठीक है, और जो पैसा इसका सेल का जो आया है वो डायरेक्ट आपका कहाँ गया, जो आपने लेजर क्रिएट किया था हमने फ़ोन पे एसबी बैंक, वहाँ चला गया 10,000 रुपये का। ठीक है, ये तो था हमारा, यानी कि पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर चला गया। और हम इसको एक बार जीएसटी रिपोर्ट भी हम चेक करके देखते हैं। जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे, जीएसटीआर 1 पर जाएंगे, तो देखो जीएसटीआर 1 के अंदर जाएंगे तो हमारी जो अभी सेल हुई थी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो वो हमारा ये देखो B2C के अंदर हमारा डाटा आ चुका है, यानी कि 7 नंबर टेबल के अंदर आ चुका है, B2C के अंदर है, और ये भी अनरजिस्टर्ड था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति था। अब बात आएगी भी, अगर हमने किसी रजिस्टर्ड कंपनी को भी अगर हमने प्रोडक्ट सेल किए और सेम उसी रजिस्टर्ड व्यक्ति ने भी हमारी कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट जो कर दिया, तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। जैसे हमारे पास में एक बालाजी एंटरप्राइजेस के नाम से एक कस्टमर है, ये रजिस्टर्ड है, इनके पास जीएसटी नंबर सब कुछ है। ठीक है, अब मान लीजिए सेम प्रोसेस हमारे बालाजी एंटरप्राइजेज ने हमारी कंपनी से जो प्रोडक्ट परचेज किया था, उसके बदले में बालाजी एंटरप्राइजेज ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, और वो भी फ़ोन पे एसबीआई बैंक के अंदर चला गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर फ़ोन पे आ गया, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर जाके न्यू पार्टी क्रिएट कर दिया, जैसे अनरजिस्टर्ड का आपने क्रिएट किया था। यानी कि बालाजी एंटरप्राइजेस के नाम से आपने लेजर क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया था उसका नाम यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया। इसकी एंट्री हम 5,000 रुपये की करते हैं। ठीक है, बाकी सेम ही प्रोसेस CGST और SGST, ये प्रोसेस आपने फॉलो कर दिया। लेकिन अब अपने GST रिपोर्ट पर जाके चेक करते हैं। GST रिपोर्ट पर जाएंगे, GSTR 1 पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखोगे भी जो हमारा कस्टमर था वो रजिस्टर्ड था, उसकी जो डिटेल कहाँ जानी थी, B2B यानी कि 4A टेबल के अंदर जानी चाहिए थी। तो अब आपने GSTR 1 रिटर्न फाइल करोगे तो आपकी B2B के अंदर उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं जा रही है, जबकि हमारा कस्टमर रजिस्टर्ड था, उसने जो भी हमारी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किया था वो अपनी कंपनी में आके जाके भी सेल करेंगे। तो जाहिर सी बात है भी उनको ITC भी चाहिएगा GST का, तो GST का ITC उनको तभी मिलेगा जब हमारी कंपनी की GSTR 1 की जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर सही जाएगी। तो ये आपको एंट्री इस तरीके से नहीं करनी है। अब हम चलते हैं भी आपको इसकी एंट्री करनी किस तरीके से है। इस वाउचर को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब भले ही आपको साथ के साथ ही पेमेंट आ चुकी है, लेकिन आपको जो एंट्री जो करनी है वो एंट्री आपको उस रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से ही यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, बालाजी एंटरप्राइजेस के नाम से। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बाय करें उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। एंटर बटन प्रेस करेंगे और CGST और SGST का हमने लेजर क्रिएट कर दिया। और अब आप देखो क्योंकि रजिस्टर्ड है, अगर आपकी कंपनी के ऊपर ई इनवॉइस ई-वे बिल बनाने की लायबिलिटी है तो आपको वो सारी प्रोसेस वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक बार ई इनवॉइस या ई-वे बिल की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भी आपको रजिस्टर्ड व्यक्ति अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो उसके ट्रांजैक्शन आपको किस तरीके से शो करनी है, और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करके जा रहा है तो उसकी एंट्री आपको किस तरीके से करनी होती है। तो ये एंट्री हमने कर दी। अब वापस हम एक बार बालाजी एंटरप्राइजेस का लेजर भी जाके देखेंगे, तो बालाजी एंटरप्राइजेस के अकाउंट के अंदर भी ये 5,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं। और अब अपने GSTR 1 की रिपोर्ट को भी चेक करेंगे। GSTR 1 पर जाएंगे, GSTR 1 पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखोगे अब एक रिपोर्ट हमारी B2B के अंदर आ चुकी है। अब वो वही एंट्री है जो अभी हमने यहाँ पर सेकंड इनवॉइस था जो हमारा बालाजी एंटरप्राइजेस का, वो एंट्री B2B के अंदर आई है। यानी कि अब हमारी GSTR 1 है वो प्रॉपर सही जा रही है, तो इसी के भी यहाँ पर हमारा जो कस्टमर होगा उनको GST का ITC मिलने वाला है। लेकिन अब बात आएगी भी अब यहाँ पर तो कस्टमर की पेमेंट तो आ चुकी है रजिस्टर्ड की, लेकिन अब इसके अकाउंट के अंदर अभी भी अमाउंट डेबिट है। तो आपको करना क्या होगा, इसके साथ के साथ में आपको यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करनी होगी।
एंट्री आपको किस तरीके से करनी होगी, ऑनलाइन पेमेंट आपके पास में आएगी, तो जो भी आपके पास में UTR नंबर वगैरह होगा या जो भी आपका बैंक अकाउंट है, मान लीजिए SBI बैंक के अंदर हमारी पेमेंट आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, बालाजी इंटरप्राइजेज को क्रेडिट करेंगे 5000 रुपये से। एंटर बटन प्रेस करके इसको वाउचर को सेव करेंगे। अब जब अपने वापस जाके देखेंगे बालाजी एंटरप्राइजेज का अकाउंट, तो ये अकाउंट आपका एक बार सेल का अकाउंट डेबिट हुआ था और ये आपका रिसिप्ट का अकाउंट है, जो रिसिप्ट एंट्री आपने करी तो अकाउंट है जो क्रेडिट हो गया। अब बात है कि जब आपने यहाँ पर फ़ोनपे के नाम से जो हमने एंट्री कर रखी थी, तो ये पैसा हमारा SBI बैंक के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र किस तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो SBI बैंक के अंदर जो ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ आप एक अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये फॉलो कर सकते हो भी, आप चाहो तो डेली के डेली शाम को एक डायरेक्ट एंट्री से आप पास कर सकते हो, या फिर मंथ के मंथ कर सकते हो। जैसे भी आपकी एंट्री होती है, आपका बैंक अकाउंट आपका मिलान हो जाता है भी, जितनी एंट्री आपके फ़ोनपे के अंदर आई है वो एंट्री आप SBI मेन अकाउंट है जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र करनी है। तो जैसे मान लीजिए हमारे इस अकाउंट के अंदर ये 10,000 रुपये फ़ोनपे और SBI बैंक के नाम से हमने जो क्रेडिट किया था, लेजर क्रिएट किया था सैलरी डेबिटर का, इसके अकाउंट के अंदर पड़ी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट की एंट्री एक पास कर लेनी है, चाहे वो आप मंथ एंड पे कर लो, चाहे आप डेली की डेली कर लो, चाहे वो आप वीक एंड पे कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, SBI बैंक के अंदर, और यहाँ आपने जो फ़ोनपे के नाम से लेजर जो क्रिएट किया था उस लेजर को आप यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये सारा का सारा आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अब मैं एक बार जब वापस हम लेजर को देखेंगे तो ये लेजर आपका बराबर हो चुका है, और ये जो पेमेंट थी आपकी वो आपका जब SBI बैंक आप ओपन करोगे तो ये SBI बैंक अकाउंट के अंदर ये यहाँ पर डाटा सारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप वीकली सारी अमाउंट को इकट्ठा वन टाइम एक एंट्री से आप पास करके आप अपनी SBI बैंक अकाउंट है जो लेजर है उसका मिलान आप कर सकते हो। अदरवाइज आप मान लीजिए जो भी एंट्री अगर आपने यहाँ पर करी थी, हमने इसको एक बार हम वापस फ़ोनपे पर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये एंट्री हमने पास करी थी। अगर यहाँ अगर आप SBI बैंक अकाउंट करोगे, ठीक है, यानी कहते हो भी आप फ़ोनपे के नाम से नहीं बना रहे हो, तो अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और कस्टमर आपसे कोई मतलब इनवॉइस की डिमांड करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप डिटेल उसका न्यू पार्टी करके भी आप यहाँ से कर सकते हो, बना सकते हो उसकी डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो भी हम इसकी एंट्री मंथ एंड पे या कोई हमें अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पैसा हमारे अकाउंट के अंदर चला ही जाए, तो आप डायरेक्ट SBI बैंक अकाउंट के नाम से भी यहाँ पर पार्टी अकाउंट के अंदर आपका जो मेन अकाउंट है बैंक का उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी एंट्री आपकी यहाँ पर चली जाएगी। तो फिर आपको ये इस टाइप की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप रजिस्टर्ड व्यक्ति और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को जब आप सेल कर रहे हो, और विशेषकर जब आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट साथ के साथ आ रही है, तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करी है उसकी रिपोर्टिंग आपकी कंपनी की GSTR 1 के अंदर जो रिपोर्ट है B2B के अंदर, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, उस ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉपर सही तरीके से शो करना चाहिए। और ये सेम प्रोसेस अब हमारी कंपनी के ऊपर भी लागू होता है, यानी कि जो अगर मान लीजिए हमने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किए और हमने भी साथ के साथ पेमेंट कर दी, तो उसकी एंट्री भी हमें एक बार परचेज वाउचर के अंदर हमें अलग से करनी होगी, और उसके बाद में हमें पेमेंट वाउचर के अंदर जाके उस कस्टमर को हमें पेमेंट की एंट्री अलग से शो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है भी हमने परचेज कर लिया और डायरेक्ट हमने पेमेंट से एंट्री कर दी थी तो हम क्या करेंगे, गुड्स को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ऐसी एंट्री हमें नहीं पास करनी, क्योंकि अगर इस तरीके से हम एंट्री करेंगे तो हमारा जो GSTR 2 है वो प्रॉपर हमारे सॉफ्टवेयर में जनरेट नहीं हो पाएगा। तो जिसकी वजह से जब हम GSTR 3 भी रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पर हमें ITC नहीं मिलेगा। हालांकि 2B के अंदर जरूर शो करेगा, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है उसने जब GSTR 1 अपना फाइल करेगा तो वहाँ पर हमारी कंपनी की जो प्रॉपर डिटेल है वो फिलअप कर दी थी, तो हम वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें इस तरीके से एंट्री पास नहीं करनी है, विशेषकर जब हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड हो या हमारा कस्टमर वो GST के अंदर रजिस्टर्ड हो। आई होप कि आप दोनों के अंदर जो सेल की एंट्री है उसका डिफरेंस आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई देने की, विशेषकर वीडियो बना के। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो उसको भी आप जरूर कर लेना।